हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी में क्षितिज भाग 2 में एक रचना पढ़ेंगे और उस रचना का नाम है नेताजी का चश्मा। तो हम लोग क्षितिज भाग 2 जो कि मैट्रिक लेवल का सिलेबस है, यानी कि जो भी एग्ज़ाम मैट्रिक लेवल का होगा, जैसे कि झारखंड पुलिस है, उत्पाद सिपाही है, या क्षेत्रीय कार्यकर्ता का वैकेंसी निकला हुआ है, या मैट्रिक में जो बच्चे हैं, ये सभी में ये कारगर होगा। तो हम लोग जो है क्षितिज भाग 2 का गद्य भाग से एक रचना पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। और इसके रचनाकार कौन है? तो स्वयं प्रकाश जी। चूँकि एग्जाम में जो है रचनाकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो पहले हम लोग स्वयं प्रकाश जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। तो पहले हम लोग कवि लेखक परिचय देखेंगे स्वयं प्रकाश जी के बारे में। तो स्वयं प्रकाश जी का जन्म जो है 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं। स्वैच्छिक यानी कि अपने से सेवानिवृत्ति, अपने से काम छोड़ने के बाद जो है वो भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। आगे है, 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश जो है आज समकालीन यानी कि एक ही समय के जो है कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। कहने का अर्थ है कि कहानी के एक महत्वपूर्ण क्या है, नाम है, हस्ताक्षर है, यानी कि एक पहचान है, कह सकते हैं हम लोग। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनका जो है 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। तो ये इनका जो है क्या है, कहानी संग्रह। 13 कहानी संग्रह में कुछ का नाम दिया गया है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे। इनका जो है बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित में रहा। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चित्रे। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। मध्यम वर्ग जीवन के कुशल चित्रे यानी कि चित्र बनाने वाला स्वयं प्रकाश, यानी कि मध्य वर्ग का जो है जो भी समस्या है उसको वो उजागर करते हैं, उसी को कह रहा है कुशल चित्रे, यानी कि कुशल चित्रकार कौन है? स्वयं प्रकाश जी की कहानियों में जो है मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण के विरुद्ध चेतना है, और हमारे सामाजिक जीवन में जो जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है, यानी कि रोकना। प्रतिकार यानी कि रोकना, दबाने का भी स्वर है उसको, मतलब वो दबाते हैं। रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। रोचक किस्सागोई में शैली में लिखी गई जो उनकी कहानियां हैं वो हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। वाचिक परंपरा किसको कहते हैं? जो बोल के, जैसे कथा, कहानी, गाना हो गया, भजन हो गया, कविता के जरिए जो है संस्कृति और परंपरा को जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया जाता है, उसी को कहते हैं वाचिक परंपरा। तो उनकी कहानियां जो है वह हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो ये उनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि उनका कौन सा रचना है, कब जन्म हुआ, ये एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे नेताजी का चश्मा। ये कहानी हम लोग देखते हैं। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। हलदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कहते हैं कि गांव से थोड़ा बड़ा रहेगा और शहर से छोटा, यानी कि उसमें सुख सुविधा गांव से ज़्यादा है और शहर से थोड़ा कम है, उसको कस्बा कहते हैं। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। वहाँ पास इतना सारा चीज़ था। ओपन एयर यानी कि खुला सिनेमा घर था,
नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। आगे है कि नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। इसी नगरपालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उससे भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि ये जो मूर्ति लगवाने का काम था, तो हो सकता है कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अच्छा मूर्तिकार का जानकारी उन लोग को नहीं था, या अच्छा मूर्ति का जो लागत था, खर्च था, वो अनुमान से ज़्यादा था, बजट से ज़्यादा होने के कारण, और इसी सोच विचार में जो है ऊहापोह, यहाँ पर एक शब्द है ऊहापोह का अर्थ होता है कि तर्क वितर्क या सोच विचार में, तो सोच विचार, यही सब सोच विचार करने में और चिट्ठी पत्री में जो समय बर्बाद हुआ, तो बोर्ड का जो शासन अवधि रहता है, एक लिमिट समय रहता है, तो वो शासन अवधि समाप्त होने का जो समय आ गया, तो ऐसा स्थिति में क्या किया गया कि किसी स्थानीय कलाकार को, मूर्ति बनाने वाले को ही मूर्ति बनाने का अवसर दे दिया गया हो, ऐसा लग रहा था। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा। और अंत में कस्बा का जो है इकलौता हाई स्कूल था, उसके इकलौते ड्राइंग मास्टर जो थे मोतीलाल जी को ही यह काम जो है सौंप दिया गया मूर्ति बनाने का, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने में का विश्वास दिला रहे थे। तो ये जो थे ड्राइंग मास्टर, वो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने, कहने का अर्थ है कि महीने भर में मूर्ति बनाकर ला के दे देने का विश्वास दिला रहे थे। तो उन्हीं को जो है ये काम मूर्ति बनाने का मिला। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन, यानी कि हाफ जो मूर्ति होता है, उसी को क्या कहते हैं? बस्ट कहते हैं। बस्ट किसको कहते हैं? तो कंधा के आसपास से जो मूर्ति होता है, कंधा से ऊपर, आप लोग देखे होंगे, उसी को बस्ट कहते हैं। और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसीन। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम थे और कमसीन, यानी कि कम उम्र की, छोटी उम्र का लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो वहाँ जो है उनका जो है चश्मा जो है संगमरमर का नहीं था, एक सचमुच का जो है काला फ्रेम का चश्मा जो है उनको पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर खाने रुके, तो तभी उन्हें इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तो क्या हुआ? उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित कहने का अर्थ होता है ध्यान दिया या ध्यान में आया, उनका ध्यान गया इसमें, किसमें? मूर्ति में। और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी यानी कि हैरानी भरा एक मुस्कान फैल गया। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल, चश्मा जो है सचमुच का। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। जीप जो है, गाड़ी जो है कस्बा छोड़ के आगे बढ़ गया, तब भी जो है हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोच ही रहे थे। और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया।
ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा यानी कि क्या, हैरानी जो है और बढ़ गया, जिज्ञासा और बढ़ गया। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है। एक बार जब कौतूहल, कौतूहल किसको कहते हैं, जिज्ञासा, उत्सुकता। दुर्दम्य यानी कि जिसको दबाया ना जा सके। कठिन शब्दार्थ जो है उनको लिखते जाइएगा। तो कौतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा या उत्सुकता, और दुर्दम्य का अर्थ हो जाएगा जिसको दबाया ना जा सके। तो जो उत्सुकता था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको दबाया नहीं जा सकता है। तो वो क्या किए, पान वाले से पूछ ही लिया कि क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, तोंद थिरकी मतलब हंसने से जो है मोटा पेट, उसका पेट जो है निकला हुआ था तो वह हिलता है, उसी को कह रहा उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसके दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। तो पीछे घूमकर उसने जो है दुकान के नीचे पान थूका और अपना लाल काला दांत दिखाकर बोला कि ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो। कोई गिराक आ गया कहने का अर्थ है कि वो समझा रहा था कि मान लीजिए कि कोई ग्राहक आ गया, समझिए, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। तो वो समझाते हैं हवलदार साहब को, वो पान वाला समझाता है कि मान लीजिए कोई ग्राहक आ गया और उसको चौड़ा चौखट चाहिए, चौड़ा फ्रेम चाहिए, तो कैप्टन जो है चश्मा वाला किधर से लाएगा, तो वह मूर्ति वाला उसको दे देता है और फिर मूर्ति में जो है दूसरा बिठा देता है, दूसरा पहना देता है मूर्ति में। अब हवलदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है, परेशान करती है। तो क्या करता है, वह चश्मा पहनाता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। तो आप समझ गए कि क्या करता है कि मान लीजिए कोई ग्राहक आता है तो उसको वही पसंद आ जाता है, तो वह वो वाला चश्मा उतार देता है मूर्ति से और नेताजी से क्षमा मांगते हुए उनको दूसरा चश्मा पहना देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आया। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, कत्थे की डंडी, कत्था जो रहता है उसमें कत्था डालने के लिए जो डंडी रहता है उसको फेंका। पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। तो ये जो बात था जो पान वाला बताया, यह बात जो है पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए यह चकित करने वाला बात था। फिर आगे है, यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। यानी कि वह ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति के नीचे लिखा जो मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा।
बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ, इस तरह से वो सोचते हैं। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। हवलदार साहब को जो है यह सब कुछ जो है बहुत विचित्र और कौतुक भरा यानी कि हैरानी भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। तो वह इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान का पैसा चुकाते हैं और चश्मे वाला का देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक यानी कि उसके देशभक्ति के समक्ष झुकते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए यानी कि चकित रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। तो वो क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा सा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी पहने हुए है और आंखों पर काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूक है यानी कि छोटा सा एक बक्सा है, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए हुए था और अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोल चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा जरूर होता। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के क्षण देने के लिए, मतलब उनका कोई ना कोई चश्मा रहता था और उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को वह कौतुक भरा, हैरानी भरा और प्रफुल्लता यानी कि खुशी के कुछ क्षण देने के लिए उसमें कोई ना कोई चश्मा लगा ही रहता था, जो कि उनको खुशी भी देता था हवलदार साहब को। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यानी कि वो बार बार सोचते कि उस हमारे कौम का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, कि यहाँ के लोग जो है जो देश के खातिर घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, जवानी, जिंदगी सब कुछ जो है लुटा देते हैं देश के खातिर, उस पर भी लोग हंसते हैं। तो हमारे इस कौम का क्या होगा? और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया
कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। वो घुसने से, कस्बा घुसने से पहले ही सोच रहे थे कि कस्बे का हृदय स्थली यानी कि मेन जगह में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा अवश्य होगा, लेकिन उनके आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। तो वो ब्रेक लगाने के लिए कहते हैं, तो ड्राइवर अचानक से ब्रेक लगाता है और गाड़ी रुका कि वो तेज़ से जो है तेज़ कदमों से गाड़ी से उतर कर तेज़ कदमों से जो है मूर्ति की तरफ लपकते हैं, यानी कि जल्दी से उसकी तरफ जाते हैं और उसके ठीक सामने अटेंशन में यानी कि सावधान की स्थिति में जो है खड़े हो जाते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना, सरकंडा का एक पौधा होता है जिसके तना में जो है गांठ जैसा बना हुआ होता है, तो उसी का जो है एक चश्मा रखा हुआ था, उसी से बना हुआ सरकंडा जो एक पौधा है उसी से पौधा का बना हुआ चश्मा रखा हुआ था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, बच्चा जो है चश्मा बना लेते हैं किसी भी चीज़ का, उसी तरह सरकंडा का जो है चश्मा बना हुआ था। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब जो है भावुक हो गए और इतनी सी बात पर जो है उनकी आंखें जो है भर आई। तो यहाँ पर जो है समाप्त हो जाता है कहानी, यहाँ पर समाप्त हो जाता है। इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। इसका ढेर सारा एमसीक्यू बना रहे हैं, कोई भी एमसीक्यू नहीं छूटेगा, चाहे लेखक का परिचय हो चाहे कहानी हो। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना रहे हैं, तो जल्द ही क्वेश्चन भी कराएंगे। और जो लोग ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप, वहाँ पर आपको एमसीक्यू मिलेगा, तो आप प्ले स्टोर से जो है स्टडी प्री क्वेश्चन ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिए, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।